नमस्कार, मैं ललित कुमार। टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लैंगिक मुद्दों को ही जारी रखते हुए भारत में लैंगिक असमानता की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर आधुनिक सुधार और विकास की जो विकास यात्रा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 की जो सूची जारी की गई है, जिसमें लैंगिक स्थिति के बारे में वैश्विक स्तर की चर्चा की है, उसको भी हम अपने इस अध्ययन में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस पाठ की कि लैंगिक भेदभाव। भारत जहां एक ओर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि प्रगति की ओर अग्रसर है, वहीं आज भी हमारे देश में लैंगिक असमानता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, उसने भी वैश्विक स्तर पर लैंगिक असमानता को समाप्त करने में सैकड़ों वर्ष लगने की संभावना व्यक्त की है। भारत में स्थिति और भी जो है लंबा समय लेगी। तो भारत की हम बात करें तो भारत में सदैव ही लैंगिक जो समानता या असमानता की स्थितियां हैं वो समान नहीं रही। वैदिक काल में ठीक रही है, मध्यकाल में जाके स्थिति जो है निराशाजनक हो गई और अभी वर्तमान में सकारात्मक रूप से अच्छी स्थिति में महिलाएं आ रही है। तो देखते हैं एक एक करके सबको। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत कि वैदिक काल में कैसी स्थिति थी, तो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन यानी कि वैदिक काल में सुदृढ़ थी। उस समय महिलाओं को सभा और समिति, जो आज के समय में राज्यसभा और लोकसभा है, उसी भांति वैदिक काल में हमारे देश में सभा और समिति होती थी। ऐसी सामाजिक संस्थानों में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिलता था। और इसके अतिरिक्त इतिहास में और समाज विज्ञान में हमने पढ़ा है, अपाला और लोपामुद्रा जैसी जो महिलाएं हैं, उन्होंने वेदों की रचना या ऋचाएँ तैयार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक या समानता की स्थिति में थी। लेकिन मध्यकाल में आते आते महिलाओं की स्थिति लगातार कमज़ोर होती गई। प्राचीन काल के पश्चात मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति निरंतर खराब बनी रही और ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक काल के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके दौरान लैंगिक समानता हेतु किए गए प्रयास अत्यधिक प्रशंसा योग्य है तथा इन प्रयासों से महिला समानता की नवीन अवधारणा का उद्भव हुआ है और स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित भारतीय संविधान में जो है महिलाओं को प्रत्येक प्रकार से समानता और क्षमता के अधिकार दिए गए हैं और संवैधानिक व्यवस्था में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की जो है भेदभावपूर्ण नीति या व्यवस्था नहीं अपनाई गई है, जबकि महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ये इसके बारे में हमने अभी चर्चा की है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है विश्व आर्थिक मंच, उसके द्वारा लैंगिक अंतराल सूचकांक के डाटा जारी किए जाते हैं। इस सूचकांक में आधुनिक समानता के विभिन्न मुद्दों जैसे अवसर है, शिक्षा की उपलब्धता की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ ही आर्थिक और राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी कैसी है, ऐसे मानकों का प्रयोग करते हुए 2020 में 153 देशों को इस सर्वे में शामिल किया गया और इन देशों में 153 देशों में महिलाओं की स्थिति से संबंधित आंकड़ों को प्रकाश में लाया गया। तो इसका जो क्षेत्र है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है
लैंगिक अंतराल या असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। पूर्ण रूप से महिलाओं के साथ जो है लैंगिक आधार पर भेदभाव है, उसी पर आधारित है। और परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, जिससे वह समाज में शोषण, अपमान और भेदभाव से संबंधित जो बातें हैं उनसे पीड़ित होती है। तो अब बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के जो क्षेत्र है उनको हमने 4 क्षेत्रों में बांटा है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर के आधार पर महिलाओं की जो है भागीदारी की सुनिश्चितता को सर्वे में शामिल किया गया है। साथ ही दूसरा है शैक्षिक अवसर, एजुकेशनल अटेनमेंट। तीसरा जो है स्वास्थ्य और महिलाओं से संबंधित जो उत्तरजीविता की सर्वाइवल की जो नीति है उसको भी इस सर्वे में सम्मिलित किया गया। साथ ही राजनीतिक सशक्तिकरण और महिलाओं की पूर्णतया राजनीति में भागीदारी, इस मुद्दे को भी जो है इस सर्वे में शामिल किया गया। और इस सर्वे में 0 से 1 के मध्य सूचकांक को विस्तारित रखा है। 0 का अर्थ है पूर्ण लिंग असमानता और 1 का अर्थ है पूर्ण लैंगिक समानता। और ये भी बता दें आपको कि सबसे पहले जो है ये लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है 2006 में पहली बार जारी किया गया था वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा। साथ में अब नेक्स्ट देखते हैं हम भारत में लैंगिक असमानता के जो कारण हैं वो क्या है। तो इससे पहले रिपोर्ट में लिखी गई जो मुख्य बातें हैं उनको देख लेते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 का जो ये सर्वे है उसमें भारत 91 पोजीशन आउट ऑफ 100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा था। उल्लेखनीय है कि वार्षिक रूप से ये जो रिपोर्ट जारी होती है इसमें भारत पिछले 2 वर्षों में 108वें स्थान पर बना हुआ था, लेकिन इस सूचकांक के विभिन्न मानक जैसे हमने चर्चा की थी स्वास्थ्य, उत्तरजीविता आदि के क्षेत्र में भारत को 150वां स्थान, जबकि आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में भारत को 144वां स्थान मिला। इस प्रकार से स्थिति और भी भारत के नीचे गिर गई। शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के क्षेत्र में 112वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी में अन्य बिंदुओं की अपेक्षा स्थिति जो है बेहतर रहने के साथ भारत को 18वां स्थान वैश्विक स्तर पर जो है शामिल मिला। इस सूचकांक में आइसलैंड सबसे कम लैंगिक भेदभाव करने वाला या लैंगिक समानता वाला देश है, और इसके विपरीत जो यमन है वो 153वें स्थान पर सबसे अंतिम पायदान पर है, और इससे ऊपर इराक और पाकिस्तान का स्थान है। यानी ये सबसे खराब या नकारात्मक जो है पॉइंट है उसमें यमन, पाकिस्तान और ये जो है इराक, ईरान आदि देश सम्मिलित रहे। साथ ही भारत में लैंगिक असमानता के जो कारक है, इन कारकों की हम चर्चा करें तो सबसे पहला कारक है पितृसत्तात्मकता। यानी हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी आज भी भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है, और हम रोज के अनुभवों में इन चीज़ों को देखते हैं। और इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक जो रूढ़ियाँ हैं उन रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं। घूंघट और बुर्का और घर की दहलीज यहीं तक सीमित इनको रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। हमने अभी के समय में कुछ मामले देखे जो प्रगतिशील समाज का पहचान है, जैसे सबरीमाला मंदिर का मामला आया था, साथ ही 3 तलाक जैसा मामला आया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें हस्तक्षेप करते हुए एक महिलाओं के पक्ष में, या ऐसा कह सकते हैं हम लैंगिक भेदभाव को दूर करने या लैंगिक समानता के पक्ष में अपना विचार या आदेश जो है दिया था।
तो इन विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबंधित करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सके। दूसरा हमने जो कारक देखा है वो है महिला विभेदकारिता। अक्सर हम देखते हैं कि भारत में व्यवहारिक स्तर पर यानी वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, लेकिन फिर भी पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है, इसलिए उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आरक्षण की व्यवस्था। तो भारत में केवल और मात्र पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बाकी राजनीतिक स्तर पर देश में संसद से लेकर विधानसभा तक किसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि संसद में समय समय पर जो महिला सांसद है वो इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, लेकिन अभी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है पुरुषों पर निर्भरता। वास्तव में देखा जाए तो महिला जो है वो पुरुषों पर निर्भर है। आत्मनिर्भरता की ओर पूर्णतः हम नहीं बढ़े हैं। एक सर्वे है हमारे सामने कि आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो 2017-18 का है, उसके आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स और कार्य सहभागिता वर्क पार्टिसिपेशन दर भारत में बहुत कम है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक जो मापदंड है उस पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर पूर्ण रूप से बनी हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2017-18 में महिलाओं की जो कार्य सहभागिता दर है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट के विपरीत केवल कुछ एक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन दीव जैसे ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में जो है सुधार देखने को मिला है। साथ ही देखते हैं हम शैक्षिक कारक एजुकेशनल फैक्टर कौन कौन से जो है लैंगिक असमानता में कार्य करते हैं। तो विभिन्न मानकों पर अभी हमने देखा तो महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर है। हालांकि जो लड़कियां हैं उनके शैक्षिक नामांकन में पिछले 2 दशकों में वृद्धि हुई है हमारे देश में, तथा माध्यमिक शिक्षा तक जो लिंग समानता की स्थिति उसमें हम समानता की स्थिति में आ रहे हैं। अभी भी उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि क्षेत्रों में महिलाओं का शैक्षिक नामांकन पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है और इसे सुधारने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। तो इस प्रकार से हमने लैंगिक असमानता के प्रमुख जो कारक है इन कारकों को देखा है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जो भारत में महिला असमानता को समाप्त करने के प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, जिनसे महिलाओं की स्थिति में जो है सुधार हो और लैंगिक रूप से समानता स्थापित हो जाए। तो इसको देखेंगे तो हमारे सामने अभी हमने जिनके बारे में चर्चा की है काफ़ी इन मुद्दों की, जैसे समाज की मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है। जैसे हमने अभी चर्चा की थी 3 तलाक की, 3 तलाक, हाजी अली, ऐसे जो मुद्दे हैं इन पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना लाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के तहत बेटियों के जो पढ़ाने में और में अधिक सुविधा हो और समानता की स्थिति हो इसके प्रयास किए गए और अभी भी चल रहे हैं। साथ में जो बच्चियों के साथ लैंगिक भेदभाव है, घर में ही बच्चियों को मार देना आदि का जो है उससे बचाने के लिए बेटियों को जो है ये कार्यक्रम जारी किया गया है, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ। साथ ही भारत में महिला को सशक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार से निर्भया फंड भी जारी किया गया है। तो ये सभी और भी काफ़ी मुद्दे हैं जो महिलाओं में जो असमानता की स्थिति है उसको दूर करने के प्रयास सफल सिद्ध होंगे। आज के पाठ में इतना ही। थैंक यू।